नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधर क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए थर्ड ईयर में बीए थर्ड ईयर बीए बीकॉम बीएससी बीबीए बीएचएससी और बीसीए के सभी थर्ड ईयर वाले छात्रों के लिए फाउंडेशन कोर्स और फाउंडेशन कोर्स में भाषा और संस्कृत अर्थात हिंदी, सामान्य हिंदी पर हमारी चर्चा चल रही थी फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत, जिसमें दोस्तों आज का हमारा ये लास्ट सेशन होने जा रहा है। और चूंकि हम यूनिट फर्स्ट से लेकर के यूनिट थर्ड तक, चूंकि 3 यूनिट आपके हिंदी भाषा संस्कृति में दी गई है, तीनों यूनिट के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन आंसरों पर हम चर्चा कर चुके हैं अभी तक। अब दोस्तों, आज ये लास्ट सेशन में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं सभी यूनिट फर्स्ट से लेकर लास्ट यूनिट तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, उन्हें मैं आपको एक ही लेक्चर के माध्यम से प्रोवाइड कर रहा हूं, जो कि मैं दे रहा हूं मॉडल पेपर के नाम से। क्लियर है दोस्तों? तो मॉडल पेपर अर्थात ये कि आपके मतलब ये मान लीजिए कि जो अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन लगाए हैं, जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं, उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं शुरू से लेकर अंत तक, पूरी सीरीज में, पूरे सब्जेक्ट में, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज के सेशन में लगाएंगे। 50 महत्वपूर्ण से भी महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ उत्तरों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। कितने? 50 क्वेश्चनों पर। तो दोस्तों, आप चाहे तो शुरू से लेकर एंड तक के अब तक काउंट कर लीजिएगा, 400 से ज्यादा क्वेश्चन आंसरों पर हम डिस्कस कर चुके इस पूरी सीरीज के माध्यम से, और उन सभी 400 का भी मैं निचोड़ दे रहा हूं आज के सेशन में आपको, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और एक बात और याद रहे, कोई अगर 2025 में या 26 में या 27 में भी कोई स्टूडेंट अगर इस सेशन को देख रहा है तो ये ना समझे कि लेक्चर पुराना है। दोस्तों, 2024 से लेकर 2027 के सभी सेशनों के लिए ये मॉडल पेपर है, ये इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आप सभी के लिए। क्लियर है? आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। दोस्तों, यदि आप जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको मैं थोड़ा सा बताते हुए चलूं कि जो भी नए छात्र हैं जो पहली बार हमको देख रहे हैं, उन्हें बता दूं कि दोस्तों, हमारे द्वारा सिर्फ फाउंडेशन कोर्स ही नहीं बल्कि फाउंडेशन के अलावा बीए के ऑलमोस्ट सभी विषय पूरे विस्तार से आप लोगों को पढ़ाए जा रहे हैं। कहां मिलेगी उसकी लिंक? तो दोस्तों, उसके लिए आपको हमारी प्लेलिस्ट विजिट करने की आवश्यकता है। और यदि आप प्लेलिस्ट विजिट करने में सक्षम नहीं है या नहीं कर पा रहे हैं या अलग अलग सब्जेक्ट को ढूंढने में आपको समस्या आ रही है, तो उन सबके लिए दोस्तों मैंने भी उसकी का बंदोबस्त भी आप लोगों के लिए कर दिया है। और वो व्यवस्था कुछ इस प्रकार की है कि आप लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को बना दिया है, जहां पर जिस ग्रुप को आप ज्वाइन करने के बाद में आप उनसे संबंधित सभी आपके जो भी सब्जेक्ट है, वो सभी सब्जेक्ट की लिंक आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आपको बार बार यूट्यूब चैनल में जाकर के सब्जेक्ट ढूंढना ना पड़े। सभी सब्जेक्ट की लिंक आपके यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर रहेगी या टेलीग्राम पर रहेगी, जिसे आप जब चाहे उस पर क्लिक करके अपना जो भी सेशन आप देखना चाहे, जो भी टॉपिक देखना चाहे, उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। और उस टॉपिक से संबंधित या उस सब्जेक्ट की कंप्लीट नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं उसी ग्रुप से। दोनों ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा दी गई है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो दोस्तों, आज का सेशन का सबसे पहला, जैसे मैंने आपको बताया, 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना? 50 क्वेश्चन आंसर होंगे। कम से कम समय हम इस सेशन में लेंगे, और इसका रीजन ये भी है कि आप जो है प्रारंभ से इसको डिस्कस कर रहे हैं, प्रारंभ से सेशन देख रहे हैं। अभी से पहले 9 लेक्चर हो चुके हैं, उन सब में मैं सभी क्वेश्चन आंसर बता चुका हूं। तो उनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूं मैं आज आपके लिए। ठीक है ना? अगर आपने लेक्चर 1 से, एपिसोड 1 से और 9 तक का नहीं भी देखा होगा ना, तो उन सबका निचोड़ आज के इस एपिसोड 10 में मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है दोस्तों। और लेक्चर देखने के तुरंत बाद में पीडीएफ डाउनलोड करके और इसका रिवीजन लगाना है 2 से 3 बार। एग्जाम में 100% आने की संभावना है इन प्रश्नों की। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है भवानी प्रसाद मिश्र मध्य प्रदेश से एक क्या थे? पूछा जा रहा है कि किस प्रकार, कौन थे ये? चित्रकार थे, सितार वादक थे, साहित्यकार थे, या उत्कृष्ट गीतकार थे? दोस्तों, जिन्होंने पहले सेशन लिया है ना, उनका तो रिवीजन हो ही रहा है ना, और आपको ये भी पता चलेगा कि बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं। इसके अलावा जो नए स्टूडेंट हैं, वो तो बिल्कुल गांठ बांध ले कि ये 50 प्रश्न तो किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं है। ठीक है ना? तो पूछा गया कि भवानी प्रसाद मिश्र मध्य प्रदेश के थे। ये बात याद रहे कि भवानी प्रसाद मिश्र कहां के थे दोस्तों? मध्य प्रदेश के थे। और जो है ये क्या थे? तो दोस्तों, ये ना चित्रकार ना सितार वादक, बल्कि ये क्या थे? साहित्यकार थे। कौन थे दोस्तों? साहित्यकार थे। क्लियर है? ऑप्शन इसका सा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है भवानी प्रसाद मिश्र से संबंधित है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को किस सप्तक में स्थान दिया गया है?
किस सप्तक में स्थान दिया गया है? तो दोस्तों सप्तक में स्थान दिया गया, इससे पहले हम ये बात कर लें कि सप्तक एक्चुअल में होता क्या है। तो सप्तक की अगर हम बात करें तो सप्तक दोस्तों आपने सुना होगा ना कि हमारे संगीत में हमेशा 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा प द नी सा, माफ कीजिएगा सा, वापस बोल दिया, सा से लेकर के नी तक ये 7 स्वर होते हैं। इन 7 स्वरों का जो क्रम है, यही क्रम क्या कहलाता है दोस्तों? सप्तक कहलाता है। अच्छा, ये तो समझ आ चुका है कि सप्तक क्या होता है। अब ये होते कितने प्रकार के? बेसिकली तो इसके कितने भी प्रकार हो सकते हैं। कैसे प्रकार हो सकते हैं? देखिए, जब पहली बार इसको बोला जाता है, इन 7 स्वरों को बोला जाता है सा रे गा मा प द नी सा, तो हमारी सामान्य जो आवाज होती है ना, उससे 2 गुनी कम धीमी आवाज में इसको बोला जाता है। ठीक है, पहले सप्तक में। और दूसरे सप्तक में क्या होगा? इसकी आवाज जो है मध्यम हो जाएगी। उसके बाद का जो सप्तक आएगा, स्वर यही रहेंगे, इसके बाद का जो सप्तक आएगा, मतलब तीसरा सप्तक जो आएगा, उसमें जो आवाज होगी हमारी, ये दुगनी हो, सामान्य से दुगनी आवाज हो जाएगी। जैसे सा रे गा मा प द नी, सा रे गा मा प द नी, इस प्रकार से आवाज दुगनी होती चली जाएगी। तो ठीक है ना, तो इसके कितने भी सप्तक हो सकते हैं, लेकिन हिंदी साहित्य में आने वाले विद्वानों ने इसके सिर्फ 3 खंड बताए हैं, 3 बताए हैं। ठीक है ना, 3 खंड इसके बताए हैं, और वो इसके लिए बताए हैं कि जो मनुष्य की आवाज होती है वो 3 से ऊपर नहीं निकल पाती। मतलब कि सामान्य आवाज से जो नीचे की श्रेणी में आती है उसको हम बोलते हैं मंद्र, मंद्र सप्तक। ठीक है ना, मंद्र सप्तक। दूसरी जो आएगी उसे हम कहेंगे मध्य सप्तक, मध्य सप्तक। ठीक है ना, मध्य सप्तक। और तीसरा जो आएगा दोस्तों वो आएगा इसमें, थोड़ा सा दिमाग से स्लिप हो रहा है मेरे, मंद्र, मध्य, और एक और दोस्तों में एक्चुअल में क्या आएगा तीसरा सप्तक, इसका याद नहीं आ रहा है यार एक्चुअल में। तो इसका तीसरा सप्तक, आजा आजा भाई, नहीं आ रहा है। चलिए मैं बता दूंगा इसको, है ना, मैं इसमें पीडीएफ में ही एडिट करवा दूंगा, यहां पर डिटेल में डलवा दूंगा इसको, 30 सप्तक। तो कुल मिलाकर याद रखिए कि जो विद्वान है इन्होंने 3 सप्तक बताए हैं। ठीक है, 3 सप्तक बताए हैं। तो कभी अगर आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों में अगर इसके प्रकार भी पूछ लिए जाए ना, तो आपको याद रखना है कि ये 3 प्रकार के होते, बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, 3 प्रकार के बताए हैं विद्वानों ने। क्लियर है? तो अब यहां पूछा गया है कि भवानी प्रसाद मिश्र की जो कविताएं थी, उन कविताओं को कौन से सप्तक में स्थान प्राप्त हुआ था, कौन से सप्तक में स्थान मिला था? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में। तो दोस्तों याद रहे, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को द्वितीय सप्तक में स्थान प्राप्त हुआ था। किसमें? द्वितीय सप्तक में। ठीक है ना, मतलब मध्य वाले में। क्लियर है? इसलिए ऑप्शन इसका भी सा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न में दोस्तों 3 प्रश्न हैं आपके सामने, जिसमें आपको राइट और रॉन्ग अर्थात कि सत्य और असत्य बताना है। पहला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र सहज लय के कवि हैं। सहज लय के कवि हैं। सहज लय का मतलब क्या हुआ? ध्यान रहे, मैंने अभी क्या बताया था आपको, सप्तक के प्रकार बताने का मेरा उद्देश्य यही था कि आप आगे की इस कहानी को समझे। देखिए, सप्तक मतलब क्या हुआ था, पहले लय में, पहले जो सप्तक था उसमें जो सामान्य आवाज होती है हमारी, उससे 2 गुनी धीमी आवाज में उसको गाना, स रे पा, मतलब कि आवाज को कम करके। ठीक है ना, और उसके बाद का जो स्तर आता है उसमें आवाज सामान्य थी। सामान्य आवाज, जिस आवाज में मैं आपसे वही बात कर रहा हूं, ये सामान्य आवाज है। तो इस सामान्य आवाज जब होती है तो उसको हम क्या कहेंगे? सहज, सहज लय। जो लय निकल रही है वो सहज होगी, ना बहुत धीमी और ना मध्यम से तीव्र या तेज, है ना, सामान्य। इसीलिए इसको कहा गया है सहज लय। और चूंकि इस प्रश्न में, प्रश्न नंबर 2 में आप देख चुके हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र की जितनी भी कविताएं थी उसको कौन सा सप्तक प्राप्त हुआ था? द्वितीय सप्तक, मतलब कि मध्य वाला, जिसमें सामान्य आवाज, है ना, सामान्य आवाज में उन कविताओं को पढ़ा जा सकता है ना, उसमें ना मंद की आवश्यकता है, ना अत्यधिक तीव्र की आवश्यकता थी। क्लियर है ना? इसीलिए कहा जा सकता है कि भवानी प्रसाद मिश्र की जितनी कविताएं थी उनको द्वितीय सप्तक प्राप्त हुआ था, द्वितीय सप्तक में स्थान मिला था। इसलिए कह सकते हैं कि वो सहज लेके कवि रहे हैं। इसलिए यह कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? दूसरा प्रश्न है कि भवानी जी के पुत्र अनुपम मिश्र प्रख्यात पर्यावरणविद थे। पर्यावरणविद थे, क्या सही है? एग्जैक्टली, एकदम सही है, करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, गजाधर बाबू की बहू का नाम बसंती था। तो यार बसंती, तो देखिए गजाधर बाबू की बहू का नाम वापसी इस कहानी का नाम था, है ना। तो गजाधर बाबू की बहू का नाम तो पूरी कहानी भी, उनकी पूरी कहानी है, कविता है, उसमें कहीं से कहीं तक जो है उनकी बहू का नाम नहीं बताया गया है, सिर्फ बहू शब्द ही प्रयोग किया गया है। वो बसंती जो था वो उनकी पुत्री का नाम था, इसलिए ये कथन असत्य हो जाएगा।
ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है सतपुड़ा में कौन सी नदी बहती है? सतपुड़ा में कौन सी नदी बहती है? तो मध्य प्रदेश के सभी निवासी जितने भी छात्र हैं उन सबको अच्छे से पता है, नर्मदा नदी बहती है। और बेसिकली दोस्तों थोड़ा सा अगर हम कॉमन सेंस भी लगाएं, अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी नहीं भी है और कॉमन सेंस लगाते हैं तो भी आप इजीली जो है इस क्वेश्चन को ट्रैक कर पाएंगे, क्योंकि गंगा नदी आप जानते हैं उत्तर भारत, गंगा और यमुना दोनों नदियां उत्तर भारत की नदियां हैं, ठीक है ना, उत्तर भारत की नदियां हैं। उत्तर प्रदेश बिहार की अगर बात आएगी तो ये दोनों नदियां वहां पर मिल सकती है आपको, लेकिन मध्य प्रदेश में ये नदियां नहीं मिलेगी। कावेरी नदी की बात आएगी दोस्तों तो कावेरी नदी आपकी दक्षिण भारत की नदी है, ठीक है ना, तो ये मध्य प्रदेश में नहीं मिलेगी, बल्कि नर्मदा नदी सतपुड़ा में बहती है। सतपुड़ा में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। क्लियर है। अगला प्रश्न है वापसी कहानी किसने लिखी थी? वापसी कहानी जो है किसने लिखी थी, उसके राइटर का नाम पूछा जा रहा है। महादेवी वर्मा ने, उषा प्रियवंदना ने, या सुभद्रा कुमारी चौहान, या फिर मनु भंडारी? तो आप सभी जानते हैं वापसी कहानी के जो राइटर थे उषा प्रियवंदा थी। क्लियर। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है गजाधर बाबू ने कितने वर्ष रेलवे में नौकरी की? गजाधर बाबू ने रेलवे में कितने वर्ष नौकरी की थी? तो आप कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, 35 ईयर्स, 35 वर्ष। क्लियर है। 35 वर्ष की नौकरी करने कंप्लीट होने के बाद में, अर्थात उनके रिटायरमेंट के बाद में फिर वो घर जाते हैं। वो घर की जो अजीबोगरीब जो स्थिति उनको देखने को मिलती है, असहज जो स्थिति देखने को मिलती है, उससे वो असहज हो जाते हैं और फिर से नौकरी पर लौट जाते हैं। हालांकि वहां नहीं, कहीं जो एक अन्य मील फैक्ट्री, कुछ फैक्ट्री वगैरह थी, है ना, तो उस फैक्ट्री में वो काम पर चले जाते हैं। लेकिन यहां पर क्वेश्चन आता है आपका कि गजाधर बाबू ने रेलवे डिपार्टमेंट में कितने वर्ष नौकरी की थी? तो 35 ईयर्स की थी। क्लियर है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर ये एडिट करना रह चुका है, इसलिए इसको माइंड ना करें, इसको माइंड ना करें, पिछले सेशन का ये आ चुका है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है उषा प्रियवंदा का जन्म कब हुआ था? उषा प्रियवंदा का जन्म कब हुआ था, जिन्होंने वापसी कहानी को लिखा था? 24 दिसंबर 1930 को, या 24 दिसंबर 1950 को, या 24 दिसंबर 1980, या 24 दिसंबर 2000 को? दोस्तों उषा प्रियवंदा का जो जन्म है ये 24 दिसंबर 1930 को हुआ था। कब? 24 दिसंबर 1930 को। क्लियर है फ्रेंड्स। एक मिनट, स्टूडियो की लाइट जा चुकी है इसलिए क्वालिटी में थोड़ा फर्क पड़ेगा। एक मिनट के लिए रुकिए, मैं थोड़ा सा कर्टन ओपन कर देता हूं ताकि थोड़ा सा उजाला आ जाए। ठीक है, पहले से बेहतर नहीं यार। चलिए कैमरा हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, कैमरे को गायब कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्लास नहीं रुकेगी आपकी, डोंट वरी। स्टूडियो की एक्चुअली लाइट जा चुकी है। चलिए, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। क्लियर है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना कब की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना जो है दोस्तों 1887 में, 1893 में, 1896 या 1895 में कब की थी? तो 1887 में की थी। और एक बात और याद रहे, मध्य प्रदेश के निवासी, और जो विशेष रूप से दोस्तों एक सीरीज का नाम है यश राज पब्लिकेशन सीरीज, है ना, यश राज पब्लिकेशन है, तो उसमें इन क्वेश्चन आंसरों को ठीक कर ले। अगर आप यशराज पब्लिकेशन सीरीज से मध्य प्रदेश के विशेष रूप से इंदौर के जो छात्र हैं, अगर वो इस सेशन को फॉलो कर रहे हैं और यशराज पब्लिकेशन सीरीज को पढ़ते हैं, तो वो इन ऑप्शनों से, उस सीरीज में जो आंसर ऑप्शन दिए गए हैं वो थोड़े गलत दिए गए हैं, उनको ठीक कर लें, ठीक है ना। कई जगह वहां पर मिसप्रिंट हुआ है, गलत हुआ है। क्लियर है, 1887 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं, बहुत भली भांति जानते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस मनाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? आचार्य चाणक्य, संत तुकाराम, या फिर रामकृष्ण परमहंस, या संत नामदेव? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम श्री रामकृष्ण परमहंस था। क्लियर है, इसलिए इनका ऑप्शन जो है सी
सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, शिकागो व्याख्यान स्वामी विवेकानंद ने दिया था। जी हां, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो व्याख्यान दिया था। कब दिया था यह आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है, चार ऑप्शन आपके सामने है। शिकागो व्याख्यान कब दिया गया था यह आपको बताना है, ठीक है ना। ग्यारह सितंबर 1893 को, 1894 को, 1891 या फिर 1892 को। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 सितंबर 1893 को 1893 में दोस्तों अमेरिका के शिकागो शहर में जो है धर्म सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना, जिसे शिकागो व्याख्यान के नाम से जाना जाता है। और इसी व्याख्यान में स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण के माध्यम से पूरे भारत की प्रतिभा या भारत को सर्वप्रथम रखा था। क्लियर है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का जन्म किस तारीख को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस जिसे हम मनाते हैं किस तारीख को मनाते हैं। 14 जनवरी, 12 जनवरी या 18 जनवरी या 21 जनवरी। दोस्तों राइट ऑप्शन होगा इसका 12 जनवरी। क्या 12 जनवरी, 12 जनवरी को ही हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में। क्लियर है। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, प्रश्न नंबर 15 है, स्वामी विवेकानंद जी ने उदाहरण दिया था। तो शिकागो व्याख्यान में भाषण देते वक्त विवेकानंद जी ने उदाहरण जो लिए थे, जो उदाहरण दिए थे भाषण के दौरान, वो उदाहरण कहां से लिए थे उन्होंने। गीता से, उपनिषद से, वेदों से या पुराण से। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने जो उदाहरण लिए थे वो गीता से, श्रीमद् भागवत गीता से लिए थे, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, आंगन का पंछी किसे कहा गया है। आंगन का पंछी किसे कहा गया है। तोता को, मैना को, खेड़ा आंदोलन, गोरैया को। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा, आप सभी जानते हैं, भली बात है, इसमें यार डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है क्योंकि ये पहले आप पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों, ऐसा नहीं कोई नया क्वेश्चन कुछ भी नहीं है इसमें। जितने क्वेश्चन में पहले आपको करवा चुका हूं ना, एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 9 तक, वही सारे क्वेश्चन है जो कि अति इंपॉर्टेंट, अति, है ना, कहें कि इतने महत्वपूर्ण है या इंपॉर्टेंट है कि बता नहीं सकता। कई बार एग्जाम में मैंने कई सालों के क्वेश्चन पेपरों को मैच करने का प्रयास किया, मैच किया है, और उनमें बार बार इन क्वेश्चनों को का रिपीटेशन देखा है मैंने। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, तो इसीलिए मैंने मॉडल पेपर के रूप में मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि साफ साफ शब्दों में मैं आपसे बता चुका हूं कि एक भी प्रश्न को छोड़िएगा मत, नहीं तो एग्जाम के बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा हाथ में, ठीक है ना। चलिए, आंगन का पंछी किसे कहा गया है। गोरैया को कहा गया है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश के लोगों ने गोरैया को मारने का अभियान चलाया था। किस देश के लोगों ने गोरैया को मारने का अभियान चलाया था। 4 देशों के नाम है, जापान, श्रीलंका, चीन या भारत। तो दोस्तों आप सभी को पता है ऑप्शन इसका सा करेक्ट होगा। कहानी के रूप में, कहानी के अनुसार चीन ने गोरैया को मारने का अभियान चलाया था, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, गांधी जी के अनुसार अहिंसा और सत्य के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। सत्य और अहिंसा के रूप में ऑप्शन आ कहता है कि अहिंसा साध्य है और सत्य साधन है। अब यहां पर आपको इसे समझने के लिए आवश्यक होगा कि साध्य और साधन को आप भली भांति समझते हो। साध्य, साध्य और साधन। साध्य मतलब होता है लक्ष्य, और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है वो होता है साधन, ठीक है ना। तो यहां पर गांधी जी ने अहिंसा को साध्य बताया और सत्य को साधन बताया कि सत्य के माध्यम से ही हम अहिंसा का पालन कर सकते हैं। क्लियर है, इसलिए इसका ऑप्शन बिल्कुल ए ही करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, महात्मा गांधी को मलंग बाबा किसने कहा था। तो दोस्तों महात्मा गांधी को मलंग बाबा की उपाधि देने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान थे। कौन थे। अब्दुल गफ्फार खान साहब थे। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर, आंदोलन के प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, कौन से आंदोलन में
प्रदर्शनकारी जब प्रदर्शन कर रहे थे तो उस पर अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा आदेश दिए जाने के बाद भी गढ़वाल रेजिमेंट की सैनिक टुकड़ी थी जिसने उन प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से साफ मना कर दिया था। तो पूछा यही जा रहा है कि वो कौन सा आंदोलन था जिसमें वो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे। असहयोग आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन था या स्वदेशी आंदोलन था। इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन बी, इसका एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही गढ़वाल रेजिमेंट की सैनिक टुकड़ी ने इन प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से साफ मना कर दिया था। क्लियर है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष 1919 में किसे चुना गया था? ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष कब 1919 में किसे चुना गया था? 4 विद्वानों के नाम है सर आगा खां को, सर सैयद अहमद खां को, महात्मा गांधी या लाला लाजपत राय को। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी को ही ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का 1919 में अध्यक्ष चुना गया था, इसलिए ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गांधी जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और आप सभी जानते हैं, फर्स्ट क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर दोस्तों आपको 24 तीर्थकर आपको याद होना चाहिए पूरे क्रम से। पूरे याद नहीं भी कर पाओ तो कोई विषय कोई इश्यू नहीं है। प्रथम स्टार्टिंग के 2, 3, 4 याद कर लीजिए, उसके बाद लास्ट के 3, 4 याद कर लीजिए। अगर इतने भी याद करके रख पाते हैं आप तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन दोस्तों? ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव, इसलिए ऑप्शन अ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं जैन तीर्थकरों के धर्म के अंतिम गुरु कौन थे, या ऐसा कह सकते हैं कि अंतिम जैन तीर्थकर कौन रहे थे? ऑप्शन है स्वामी महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभ देव या नेमिनाथ। दोस्तों राइट ऑप्शन महावीर स्वामी का हो जाता है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर 24वें अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी रहे थे। क्लियर है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है शंकराचार्य ने, आप सभी जानते हैं शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी जिसकी आज 4 धाम के नाम से आप यात्रा करते हैं। उन्हीं 4 धामों को दोस्तों, उन 4 धामों की स्थापना शंकराचार्य ने की थी 4 मठों के नाम से। तो ये 4 मठों की स्थापना कहां कहां की गई थी दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं, ये उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम चारों दिशाओं को टारगेट करते हुए इन्होंने 4 दिशाओं में जो है 4 मठों की स्थापना की थी, इसलिए इनका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। द्वारिका, पुरी, गेरी और ऋषिकेश में। क्लियर है, माफ कीजिएगा सॉरी, द्वारिका, पुरी, गेरी और बद्रीनाथ, बद्रीनाथ है ना। ऑप्शन सा सही हो रहा है, माफ कीजिएगा ऑप्शन डी पर करेक्ट हो गया, ऑप्शन सा करेक्ट हो रहा है, ठीक है। द्वारिका, पुरी, गेरी और बद्रीनाथ में। क्लियर है, इसलिए ठीक है ना, ऑप्शन इसका सही हो रहा है। अगला प्रश्न है खालसा, खालसा किस धर्म से संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं खालसा सिख धर्म से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 27 है सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? सिखों के जो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? किसके पुत्र थे? गुरु नानक देव के थे, गुरु अर्जुन देव के, गुरु रामदास के या गुरु तेग बहादुर के? तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जो थे गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे, इसलिए ऑप्शन द इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? दीन ए इलाही धर्म दोस्तों मुगल शासकों में एक ही ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने किसी धर्म की स्थापना की थी, वो जो ही दीन ए इलाही धर्म, और उन मुगल बादशाह का नाम था अकबर। किस कौन था दोस्तों? अकबर, इसलिए इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न लेते हैं भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सबसे पहले किसने किया था? भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सबसे पहले किसने किया था? सेंट थॉमस ने किया था, वास्को डी गामा ने किया था, लॉर्ड क्लाइव ने या संत कर्टियर ने? दोस्तों राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सेंट थॉमस ने ही ईसाई धर्म का प्रचार सबसे पहले भारत में आकर के किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 है बौद्ध धर्म की किस एक शाखा में मंत्र, हठयोग और तांत्रिक आचार विचारों की प्रधानता देखने को मिलती है? बौद्ध धर्म की वैसे तो 4 शाखाएं मानी जाती है, अलग अलग शाखाएं, लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म की जो 2 मेन शाखाएं थी महायान और हीनयान। तो पूछा जा रहा है कि इन 2 शाखाओं में से ऐसी कौन सी शाखा थी जिस शाखा में मंत्रों का, हठ योग का और तांत्रिक आचार विचारों का जो है बोलबाला था या प्रधानता थी? तो दोस्तों यहां पर राइट ऑप्शन होगा आपका
हीनयान। कौन हो जाएगा? हीनयान। क्लियर है? इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वेदों की कितनी संख्या है? आप भली बात जानते हैं वेद कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। चारों के नाम आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न लेते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन जो 4 वेद है उनमें सबसे प्राचीन जो वेद रहा है वो रहा है ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद। और एक बात और याद रहे दोस्तों, सबसे नया वेद कौन सा है? नया वेद मतलब कि सबसे अंतिम वेद कौन सा था? तो वो अथर्ववेद था। अथर्ववेद, ठीक है ना। ये अथर्ववेद, यजुर्वेद 2 बार रिपीट हो चुका है। अथर्ववेद, ठीक है ना। अथर्ववेद, अथर्ववेद जो है ये 4था वेद था और सबसे नया वेद माना जाता है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 है, 33 है। हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदू धर्मावलंबी मतलब कि हिंदू धर्म को मानने वालों का जो धार्मिक ग्रंथ है वो कौन सा है? वेद, रामायण, महाभारत या उपयुक्त सभी? उपरोक्त सभी। तो एग्जैक्टली उपरोक्त सभी। वेद, रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद ये सभी हिंदू धर्म के मानने वालों के धार्मिक ग्रंथ माने जाते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, गायत्री मंत्र का उल्लेख सबसे पहले किस वेद से मिलता है? मतलब ये कि जिस गायत्री मंत्र का उल्लेख आप आज करते हैं वो गायत्री मंत्र कहां से आया था? तो दोस्तों वो जो है ऋग्वेद से लिया गया था। कहां से? ऋग्वेद से लिया गया था, है ना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गायत्री मंत्र कहां से लिया गया था? ऋग्वेद से लिया गया था, याद रखें। अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा गीत किसने तैयार किया था या किसने गाया था? सारे जहां से अच्छा रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था, जयदेव ने गाया था, मोहम्मद इकबाल ने गाया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने गाया था। राइट ऑप्शन होगा इसका दोस्तों ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद इकबाल साहब ने ही जो है सारे जहां से अच्छा गीत गाया था। ऑप्शन सा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है? महाराष्ट्र के संगीत ध्यान रहे, संगीत या नाटक की बात नहीं आई है, नाटक में चेंज हो जाएगा, है ना, नाटक में चेंज हो जाएगा। तो संगीत रंगमंच का सबसे प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है? लावड़ी है, नौटंकी है, तमाशा है या गाता है? अब नाटक का अगर यहां संगीत रंगमंच के स्थान पर अगर नाटक रंगमंच होता ना तो आपका ऑप्शन सा करेक्ट हो जाता, तमाशा। याद रहे, महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध जो नाटक है ना, नाटक कौन सा प्रसिद्ध है दोस्तों? तमाशा। याद रहे, ठीक है। लेकिन संगीत रंगमंच की बात आ रही है इसलिए लावड़ी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सी धारणा है जो व्यक्तियों के पूरे समूह को एक समान श्रेणी में स्थापित कर देती है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, वह कौन सी धारणा है, वह कौन से विचार है जो व्यक्तियों के पूरे समूह को एक समान श्रेणी में स्थापित कर देती है, एक समान लेकर के आ जाती है? वो कौन सी सोच है, कौन सी धारणा है? पूर्वाग्रह की धारणा है, रूढ़िबद्ध की है, भेदभाव की है या उपरोक्त सभी है? तो दोस्तों उपरोक्त सभी तो नहीं है। रूढ़िबद्ध की जो धारणा है जो चला करती थी वही एक ऐसी धारणा रही है जो समाज के संपूर्ण समूह को या कहें कि संपूर्ण समाज को एक समान श्रेणी में ला करके स्थापित कर देती है। इसलिए ऑप्शन इसका बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शब्दों के सार्थक व्यवस्थित रूप को हम क्या कहते हैं? अब हम ग्रामर में एंट्री कर चुके हैं। क्या कहा जा रहा है कि शब्दों का सार्थक जो समूह होता है ना उसे हम क्या कहते हैं? शब्दों का है ना, अक्षरों का, शब्दों का जो सार्थक समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, ध्वनि कहेंगे, अक्षर कहेंगे या वाक्य कहेंगे। तो आप सभी जानते हैं एक कंप्लीट वाक्य किससे मिलकर बनता है दोस्तों? शब्दों से मिलकर बनता है। जो वो शब्द व्यवस्थित रूप से आते हैं एक पूरे क्रम में तो वो क्या बन जाते हैं? वाक्य बन जाते हैं। क्लियर है? ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहेंगे? देखिए, शब्दों के व्यवस्थित समूह को हम वाक्य कहते हैं और वाक्य है ना, शब्द कैसे बनते दोस्तों? तो वो वर्णों से बनते हैं, अक्षरों से बनते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहेंगे दोस्तों? शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है, वाक्य के उस भाग को, ध्यान से सुनना, प्रश्न थोड़ा लंबा है। वाक्य के उस भाग को जिसमें से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, उन्हें क्या कहा जाता है? कहने का अर्थ ये कि जो पूरा वाक्य होता है, पूरा सेंटेंस होता है, उसमें उस पूरे सेंटेंस का एक भाग जो कुछ अर्थ तो बताता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं बोलता,
तो उस प्रकार के सेंटेंस के या वाक्य के उस भाग को हम क्या कहते हैं? पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। वाक्य या वाक्यांश, शब्द या वाक्यांश, या वर्ण या पदबंध। तो दोस्तों मैं आपको पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था पदबंध क्या होता है और वाक्यांश क्या होता है, ठीक है ना। तो पदबंध और वाक्यांश सेंटेंस के या वाक्य का वह समूह होता है या वह भाग होता है जो अपना खुद का अर्थ तो बताता है लेकिन उस पूरे वाक्य का अर्थ नहीं बता सकता, इसीलिए इसको उपवाक्य भी कहा जा सकता है। तो पदबंध और वाक्यांश, पदबंध और वाक्यांश से कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? उपवाक्य दोस्तों बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था। उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। ये 3 प्रकार के उपवाक्य होते हैं। विस्तार से मैंने पिछली क्लासेस में समझाया है, ग्रामर वाली क्लासेस में आप जाकर के इनको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42 है, रचना या बनावट की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हो सकते हैं या वाक्य के कितने प्रकार हो सकते हैं? किस रूप में दोस्तों? बनावट के या रचना या बनावट के दृष्टि से। ध्यान रहे प्रश्न पर फोकस करना। अगर सामान्य रूप से पूछ ले जाए कि सामान्यतः वाक्य के कितने भेद हो सकते हैं, सामान्यतः वाक्य कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न का जवाब होगा आपका 7 प्रकारों के। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के वाक्य हो सकते हैं सामान्य रूप से। लेकिन जब बात करते हैं रचना या बनावट की दृष्टि से, तो वाक्य सिर्फ 3 प्रकार के हो सकते हैं। कितने? 3 प्रकार के हो सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, सोहन क्रिकेट खेलता है। एक सेंटेंस आपको दिया गया है, एक वाक्य आपको दिया गया है और बताना है इसमें कि रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। वाक्य भेद बताइए। 4 वाक्य दिए गए हैं कि पूछा गया है कि जो सोहन क्रिकेट खेलता है ये वाक्य सरल है, मिश्र है, संयुक्त है या समूह वाक्य है? दोस्तों सोहन क्रिकेट खेलता है, कोई इसमें एक ही करता है और एक ही क्रिया है और एक ही कर्म है, इसलिए ये एक सरल वाक्य की श्रेणी में आएगा। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस वाक्य में सरल वाक्य है? 4 वाक्य आपको दिया गया है और पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा वाक्य है जो सरल वाक्य है। ठीक है, कोई मिश्रित भी हो सकता है, कोई संयुक्त भी हो सकता है, लेकिन पूछा यह गया है कि सरल कौन सा इसमें से। पढ़ के देखते हैं एक को। मैं खाना खा चुका तब वह आया। तो ये तो दोस्तों 2 सेंटेंस जुड़ करके बना है, मतलब ये संयुक्त वाक्य हो चुका है, ये संयुक्त वाक्य हो चुका है, ठीक है ना। 2 सेंटेंसों से मिलकर बना है, संयुक्त वाक्य बन गया। दूसरा, मैं दवा खाया और दुख दूर हो गया। मैं दवा खाया और दुख दूर हो गया, ये संयुक्त और मिश्रित दोनों वाक्य हो सकता है, ठीक है। राम ने कहा कि बाहर धूप है, ये मिश्रित वाक्य हो गया दोस्तों, ये मिश्रित वाक्य हो गया, ठीक है। राम ने कहा कि बाहर धूप है। लेकिन लास्ट वाला पढ़ते हैं हम, नौकर ने समय पर काम पूरा कर लिया। अब ध्यान से दोस्तों, यहां पर सरल वाक्य पूछा गया है, वो सरल वाक्य का नियम है कि उसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होना चाहिए, और चूंकि लास्ट वाले वाक्य में एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है, काम को पूरा करना। क्लियर है? तो इसलिए सरल वाक्य हो जाएगा ऑप्शन द, ठीक है ना। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, वाक्य के उस भाग को, दोस्तों ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसको छोड़ दीजिए, पदबंध इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? अब यहां पर आपसे मिश्र वाक्य पूछा गया है, 4 वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य है, परिश्रम से पढ़ना प्रत्येक छात्र का कर्तव्य है। परिश्रम से पढ़ना प्रत्येक छात्र का कर्तव्य है। तो यहाँ पर एक जो है परिश्रम की बात की गई है और एक कर्तव्य की बात की गई है, और उसका भाव इसके अंदर छुपा हुआ है, इसलिए मिश्रित वाक्य यही होना चाहिए। इसके अलावा हम अन्य को भी पढ़ लेते हैं। क्या परिश्रम से पढ़ना प्रत्येक छात्र का कर्तव्य है? गुरुजी ने कहा था कि परिश्रम से पढ़ना प्रत्येक छात्र का कर्तव्य है, एग्जैक्टली ये भी सही जा रहा है। परिश्रम से पढ़ना प्रत्येक छात्र का परम कर्तव्य है। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें जो है मिश्र, देखिए फर्स्ट वाले में भी, फर्स्ट वाले को भी आप मिश्र कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए था, ऑप्शन सा, तो आपका फर्स्ट वाला बन जाता। लेकिन चूंकि मिश्रित वाक्य कौन सा हो सकता है? जिसमें कई बातों को मिश्रित कर दिया गया हो, 2 या 2 से अधिक वाक्यों को मिश्रित कर दिया गया हो, मिला दिया गया हो, वही वाक्य मिश्रित वाक्य बन जाता है। यहां पर गुरुजी मतलब कर्ता, 2 कर्ता आ रहे हैं, गुरुजी भी है और यहां पर छात्रों की बात भी की जा रही है। उसी प्रकार से परिश्रम के साथ साथ यहां कर्तव्य की बात भी की जा रही है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन सा हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, कृपया जाए। एक छोटा सा सेंटेंस, कृपया जाएं, पूछा जा रहा है कि ये कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक है, क्वेश्चन मार्क वाला है, अनुरोधवाचक है या आज्ञावाचक है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यहां पर अनुरोध किया जा रहा है, कृपया लग चुका है ना, इसलिए अनुरोध किया जा रहा है, इसलिए अनुरोधवाचक वाक्य है।
प्रश्न नंबर 48 लेते हैं। ईश्वर आपका कल्याण करे। ईश्वर आपका कल्याण करे पूछे जा रहा है कि यह किस प्रकार का वाक्य है। विधानार्थक है, विस्मयार्थक है, संदेहार्थक या इच्छार्थक है। तो दोस्तों ईश्वर आपका कल्याण करे, यह जो है कोई व्यक्ति अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहा है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन दा हो जाएगा, इच्छार्थक हो जाएगा। क्लियर है, इच्छार्थक बन जाएगा, इसलिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन दा इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें राइट और रॉन्ग मतलब कि शुद्धता पूछी गई है। 4 वाक्य आपको दिए गए हैं, इसमें 3 वाक्यों में कहीं ना कहीं एरर है, चौथा वाक्य है कोई एक वाक्य ऐसा है जो एकदम शुद्ध है, उसको आपको पहचानना है। देखिए, मेरा नाम श्री दीपक चौधरी है, इसमें गलत क्या है, श्री। जब भी कोई अपना नाम लिखता है तो वो अपने नाम के आगे श्री नहीं लगाता है ना, तो ये आपका रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट है, शेर देखते ही उसका होश उड़ गया। उसका होश नहीं आएगा, होश जो है बहुवचन में आते हैं, इसलिए उसका नहीं बल्कि उसके आएगा। क्या आएगा, उसके, ठीक है ना, उसके आना चाहिए था कि शेर देखते ही उसके होश उड़ गए, ये सही ऑप्शन होता, ठीक है ना, इसलिए ये भी गलत हो गया आपका। तीसरा है, कृपया करके मेरा नाम भी लिख दे। तो इतना लंबा बोलने की जरूरत नहीं थी, कृपया मेरा नाम भी लिख दे, ठीक है, इसलिए ये भी गलत हो रहा है। चौथा जो है, श्री भूषण जी के अनेक काम है, एकदम सही सेंटेंस है, राइट ऑप्शन आपका दा सही हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट प्रश्न है, सरल वाक्य कौन सा है। उसके आने का समय निश्चित नहीं है। उसके आने का समय निश्चित नहीं है। मुझे बताओ कि तुम कहां रहते हो। वह घर पर मिलेगा तो मैं अवश्य बात करूंगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठीक है ना। जब भी कभी ऐसे वाक्य वाला कोई क्वेश्चन आए तो चारों ऑप्शनों को ऊपर ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद ही आप निर्णय लें कि कौन सा सही हो सकता है। क्लियर है, चलिए तो दोस्तों इसी के साथ में थर्ड ईयर का जो हिंदी सब्जेक्ट था आपका, सामान्य हिंदी थी, ये अब आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। और इसमें मैं आपको मॉडल पेपर भी डिस्कस करवा चुका हूं, जो ये 50 क्वेश्चन थे। और चूंकि आपके फाउंडेशन कोर्स में आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रकृति का ही आता है, इसलिए मैंने कंप्लीटली एमसीक्यू अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रकृति के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करवा चुका हूं। क्लियर है दोस्तों, कल से कंटिन्यू क्लासेस रहेगी मॉर्निंग में 9 बजे ही। आज लेट होने के कारण, चूंकि बाहर जाना हो जाता है कभी कभी, तो लेट आने के कारण ही क्लासेस में आपको लेट प्रोवाइड कर रहा हूं, आफ्टरनून में प्रोवाइड कर रहा हूं। लेकिन कल से 9 बजे का ही टाइमिंग रहेगा और कल से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट होने वाली है बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत। क्लियर है, ओके फ्रेंड्स, जो नए स्टूडेंट हैं उनको फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं कि आप लोगों के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए गए हैं, जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उनके लिंक ले सकते हैं और उन्हें निःशुल्क रूप से फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ निरंतर रूप से स्टडी कर सकते हैं नोट्स के साथ में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।